Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss another topic of electrochemistry, and that topic is the balancing of redox reactions by oxidation number change method. यानी अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन वाक़ हुआ है कि जिसमें एक चीज़ ऑक्सीडाइज और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो चुकी है, तो अब हम इस रिएक्शन को या इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो ये मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या से क्या हो गया है, क्या ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो इनके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, जिनमें से फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 जो लिखा जाएगा वो ये होगा कि नंबर 1 राइट कंप्लीट रिएक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने कंप्लीट रिएक्शन लिखना है जो भी गिवन है। दूसरा स्टेप ये है कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर्स टू ईच एलिमेंट। जितनी भी एलिमेंट्स इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उन तमाम को आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने हैं। वो आप लोगों ने फाइंड करने होंगे कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है और क्या है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम किया जाता है। ऐसा करने के बाद फिर नंबर 3 जो इसका स्टेप है वो ये है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स whose oxidation number is changed। ऐसे एलिमेंट्स कि जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो चुका है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। आपको पता चल जाएगा कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट की साइड पर कितना था और उसका फिर प्रोडक्ट की साइड पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुका है। आइदर इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड और इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड। तो आपको इसका पता चल जाएगा। नंबर 4 bridge the element on both sides by a line। आप लोग इसमें इस तरह की एक लाइन जो है ना वो ड्रा कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एलिमेंट है A और यहाँ पर भी वही एलिमेंट है A+1 की सूरत में। तो अब आप ये देख रहे हैं कि एलिमेंट A यहाँ पर 0 स्टेट में है, लेकिन वहाँ जाकर ये क्या हुआ है, +1 स्टेट में हो गया है, यानी ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो आपने इन दोनों को आपस में जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। ब्रिज बनाने के बाद यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि 2 ब्रिज बनेंगे। एक फॉर एग्जांपल इसके लिए बनेगा जो ऑक्सीडाइज हो चुका है, और अगर इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल यहाँ पर B था, ये भी 0 था और यहाँ पर ये B जो है वो -2 बन चुका है। तो इन दोनों को आप लोगों ने ब्रिज से एक दूसरे के साथ जोड़ना है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर B 0 स्टेट में था, वहां चलकर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो गया है। तो जहां जहां ये दोनों मौजूद होंगे आपने उनको आपस में जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रिज। 5th नंबर जो स्टेप है वो ये है कि राइट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ऑन दी ब्रिजेस। ये जो 2 आपने ब्रिज बनाए हैं इनके ऊपर आपने ये लिखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो चुके हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस के दौरान और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो चुके हैं
रिडक्शन प्रोसेस के दौरान। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जानते हैं कि a 0 से a + 1 हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे -1 इलेक्ट्रॉन। माइनस से मुराद ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट। जबकि दूसरी तरफ जो b है, b 0 है और यहाँ पर b -2 बन चुका है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो लिहाजा अब हम यहाँ पर लिखेंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसने गेन किए हैं। अगर आप इस इक्वेशन को एक साफ अंदाज में लिखना चाहेंगे तो इसके लिए चाहिए कि इसकी नीचे आप लोग +2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दें। इस तरह से ये खूबसूरत बनेगा। ये लिखने के बाद आपने 6 स्टेप करना है और वो ये है कि इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं आपने उनको उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इक्वलाइज करना है जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, जबकि दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन गेन है वो 2 हैं, तो आपने इनको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो लूज भी 2 होनी चाहिए। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन का तरीका होगा और मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा कि हम यहाँ पर इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस वक्त आप इलेक्ट्रॉन्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। या वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं, तो दोनों का हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन ये बात याद रखें कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो ब्रिज है, ब्रिज के दोनों एंड्स पर जो भी स्पीशीज लिखा होगा उनके साथ आपने वही कोएफिशिएंट लिखना होगा। मींस के मसलन हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो अब a के साथ भी 2 लिखा जाएगा। इसी तरह से a+ के साथ भी हम 2 लिखेंगे। आयंस की तादाद, चार्जेस की तादाद और इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जब हमने यहाँ पर 2a+1 लिख दिया तो इसका मतलब है कि अब पॉजिटिव चार्जेस की तादाद भी 2 हो गई है। लिहाजा ये क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा करने से वो तमाम स्पीशीज या वो तमाम चीज़ें जो एक्चुअली रिड्यूस हो चुके हैं या ऑक्सीडाइज हो चुके हैं वो बैलेंस हो जाएंगे। अब अगर फर्ज करो कोई ऐसा एलिमेंट बीच में मौजूद है जो ना तो रिड्यूस हुआ है और ना ही ऑक्सीडाइज हुआ है, तो उस एलिमेंट को नॉर्मल मेथड, जिसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, उसके ज़रिए से, उस मेथड के ज़रिए से बैलेंस किया जाएगा। उसके लिए चार्जेस का होना या इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन जो है वो नहीं हुआ करता, तो उसको जो नॉर्मल मेथड से किया जाता है उस मेथड से बैलेंस किया जाएगा। एक और चीज़ नोट करने वाली है और वो ये है कि अगर फर्ज करो मैं इसको 7th रूल के तौर पर लिखना चाहता हूँ, और वो रूल ये है कि नंबर 7, इफ अ स्पीशीज, अब जो कोई एलिमेंट है फॉर एग्जांपल इज रिड्यूस्ड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड। बाज़ दफा ऐसा हो सकता है कि एक चीज रिड्यूस हो चुकी है एज वेल एज ऑक्सीडाइज भी हो चुकी है, तो इट विल बी रिटन ट्वाइस। इसको क्या लिखा जाएगा, 2 दफा लिखा जाएगा। 2 दफा इसको राइट हैंड साइड पर हो या लेफ्ट हैंड साइड पर हो, इसको 2 दफा लिखा जाएगा। और फॉर एग्जांपल
in one place it is reduced or oxidized, while in second place, फॉर एग्जाम्पल दो जगहों पर ये आ रहा है इक्वेशन के अंदर, ये दो जगहों पर मौजूद है और सेकंड प्लेस में ये क्या हुआ है, इन सेकंड प्लेस इट इज अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल ये अनचेंज्ड है, इट विल बी रिटन ट्वाइस, इसको दो दफा लिखा जाएगा। अगर ये अकेला हो तब भी दो दफा लिखा जाएगा, और अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर हो तो फिर उस कंपाउंड का फार्मूला दो दफा लिखा जाएगा। अब हम इन तमाम रूल्स को अप्लाई करते हैं और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि जिसमें हम मेथड अप्लाई करेंगे और उस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, वो क्या है कि फास्फोरस रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3 in the presence of water and it produces phosphoric acid H3PO4, फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जिसका फार्मूला NO है। ये एक एग्जाम्पल है और अब हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि सबसे पहले आपने फास्फोरस का फार्मूला लिखना है, HNO3 लिखना है, आपने वाटर लिखना है, यानी ये इक्वेशन आपने पूरा लिखना है, H3PO4 का फार्मूला लिखना है और NO का फार्मूला लिखना है। आपने अब नेक्स्ट स्टेप जो इस्तेमाल करना है वो ये है कि असाइन दी ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, हाइड्रोजन का +1 है, नाइट्रोजन का यहाँ पर +5 होता है और ऑक्सीजन का यहाँ पर -2 होता है। अब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर इसे 3 × -2 लिख सकते हो, जिससे पता चलेगा कि टोटल नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर 6 के बराबर हैं और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद भी 6 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और इनकी जो तादाद है वो 2 के बराबर है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर +1 का चार्ज है जबकि इनकी तादाद 3 के बराबर है। फास्फोरस के ऊपर जो चार्ज है या उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 के बराबर है। ये हम फाइंड कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आपको इतना प्रैक्टिस हो कि डायरेक्टली आप यहाँ बता सकें कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। एक आसान सा तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हैं तो 4 2s are 8, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली -2 हुआ करता है और इनकी तादाद यहाँ पर 4 है, तो लिहाजा इसका हो जाएगा -8। हाइड्रोजन यहाँ पर है 3, हर हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, लिहाजा ये हो जाएंगे +3। तो -8 एंड +3 आर इक्वल टू -5। -5 को 0 करना है आपने, क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है। तो यहाँ पर सिर्फ एक फास्फोरस बचता है, लिहाजा फास्फोरस का जब +5 हो जाएगा तो -5 जो उन दोनों से बच रहा था और ये +5 जो फास्फोरस का है आपस में ऐड हो जाएंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। लिहाजा फास्फोरस का यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 जबकि नाइट्रोजन के ऊपर +2 का चार्ज होगा। अब आपने ये देखना है कि कौन से एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है और कौन से एलिमेंट्स का अनचेंज है। तो यहाँ पर देखिए फास्फोरस 0, यहाँ पर आकर फास्फोरस हो चुका है क्या चीज, इट हैज बिकम +5।
ये फास्फोरस है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। नाइट्रोजन यहाँ पर इस कंपाउंड में +5 है, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर ये हो चुका है +2। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1 स्टेट में है, यहाँ पर भी +1 स्टेट में है, सो इट इज अनचेंज्ड। ऑक्सीजन -2 स्टेट में है, यहाँ पर भी -2 स्टेट में है, यहाँ पर भी -2 स्टेट में है और यहाँ पर भी -2 स्टेट में है। Therefore, the oxidation state of oxygen is also unchanged. तो जो चेंज हो चुके हैं उनको हमने ब्रिज के साथ जोड़ना है। दोबारा से ये इक्वेशन लिखा जाएगा और अब हम इसको साफ साफ लिखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे। अब हमें लिखना है H3PO4 + NO। तो देखिए फास्फोरस 0 से +5 में चेंज हुआ है, लिहाजा हम एक ब्रिज के जरिए से हम फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड वाले फास्फोरस के साथ मिलाते हैं। इधर हमने इनको मिला दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं फास्फोरस ने। तो यहाँ पर फास्फोरस सिर्फ 1 है, यहाँ पर भी फास्फोरस सिर्फ 1 है और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +5 हो चुका है। इट मींस कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है, तो लिहाजा हम लिखेंगे -5 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नाइट्रोजन यहाँ पर +5 के स्टेट में है, लेकिन वहां चल के ये हुआ है +2 के स्टेट में। अब यहाँ पर आप +2 लिख सकते हैं, इसके ऊपर आप +5 लिखें, इधर आप 0 लिखें और यहाँ पर +5 लिख दें, ताकि पता दोबारा से आपको हो जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हैं और कितने गेन हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन का प्रोसेस है। ऊपर वाला जो प्रोसेस था, फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था, आप छोटा सा OXID लिख दें और इक्वल टू -5 इलेक्ट्रॉन लिख दें। यहाँ पर आप लिख सकते हैं रिडक्शन, और इस रिडक्शन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। तो देखिए +5 से ये हुआ है +2, कितना डिफरेंस आया है, 3 का डिफरेंस आया है। इट मींस के 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए हैं। तो अब आप लिख सकते हैं +3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ गेन हुआ है, जबकि 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं इनकी तादाद हमने बराबर करनी है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मसलन 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो और 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो, या फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो और 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो। ऐसा नहीं हो सकता। जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन भी होंगे। तो अब यहाँ पर 5 है और 3 है, तो अब आपने ये जानना है कि 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा, तो हम 3 को डबल करके या उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके या मल्टीप्लाई बाय 4 करके 5 के इक्वल नहीं ला सकते। अगर एक छोटा नंबर हो और एक बड़ा नंबर हो और बड़ा नंबर छोटे नंबर के टेबल में आ रहा हो, तो छोटे नंबर को किसी सूटेबल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और बड़े नंबर तक पहुंच जाएं। अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ पर 5 है, तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा जबकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, लेकिन आपको चाहिए कि ये स्टेप दोबारा लिखें। दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा P + HNO3 + H2O इज इक्वल टू H3PO4 + NO। याद रखिए कि आपने इसको स्टेप बाय स्टेप करना होता है। दोबारा से वही लाइन डाल दें जो अभी आपने लाइन डाला था, और आप यहाँ पर दोबारा लिखें ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर अब आप लिखेंगे -5 इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन्स, या लिख सकते हैं आप -15 इलेक्ट्रॉन्स।
-15 इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि 15 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो चुके हैं। ये तुम्हारा एक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके लिए आप लिखेंगे रिडक्शन। रिडक्शन कितने का हुआ है? रिडक्शन हुआ था +3 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन अब +3 इलेक्ट्रॉन्स को आप लोगों ने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बिकम इक्वल टू +15 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स का 15 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और 15 इलेक्ट्रॉन्स का गेन। अब जब आपने यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी आप 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप 3 लिखेंगे। फास्फोरस जिस कंपाउंड में प्रेजेंट है उसके कोएफिशिएंट को आपने 3 बनाना है, और यहाँ पर फास्फोरस अकेला है तो इसका कोएफिशिएंट भी आपने 3 लिखना है। आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर अब आपने HNO3 के सामने भी 5 लिखना है और NO के सामने भी आपने 5 लिखना है। इस तरह से अब अगर आप लोग ये नंबर मालूम करें तो there are 3 phosphorus, there are 3 phosphorus. Similarly, there are 5 nitrogens and there are 5 nitrogens. तो दोनों तरफ उन तमाम एलिमेंट्स का नंबर बराबर है जो एक्चुअली रिड्यूस हो चुके हैं या ऑक्सीडाइज हो चुके हैं। सिमिलरली यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है वो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है वो भी 15 है। तो इसका मतलब है कि वो तमाम चीजें जो एक्चुअली रिड्यूस हो चुकी हैं या ऑक्सीडाइज हो चुकी हैं उनको हमने बैलेंस कर दिया है। ये तो हो गई बैलेंस। इसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स हैं यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, उनको हम इक्वलाइज करेंगे या बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग नॉर्मल मेथड। तो आप लिख सकते हैं कि बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स बाय नॉर्मल, और नॉर्मल मेथड को हम कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड के जरिए से हम इसको क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे। तो दोबारा से हमने ये इक्वेशन लिखना है, ये लिखना है 3 फास्फोरस प्लस 5 HNO3 प्लस H2O। इसके बाद हम लिखेंगे 3 H3PO4 प्लस 5 NO। अब याद रखिए इस 3 को आपने चेंज नहीं करना, इस 5 को भी आपने चेंज नहीं करना, इस 3 को भी आपने चेंज नहीं करना और इस 5 को भी आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर इसको चेंज किया जाए तो फिर तो हमने जितनी एफर्ट यहाँ पर की है वो सारा जाया हो जाएगा। मेरा मतलब ये है कि अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स हैं और यहाँ पर भी हाइड्रोजन्स हैं। इन हाइड्रोजन्स के साथ जो प्रोडक्ट की साइड पर हैं अगर हम रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो हम इसको नहीं छेड़ सकते। हमने किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ काम चलाना है और यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट लिखना है पार्टिकुलर ताकि इनकी तादाद बराबर हो सके। अब यहाँ पर गिनती कर लें, there are 5 hydrogens here and there are 2 hydrogen here. Total are 7 hydrogens, while there are 3 3s are 9 hydrogens. 9 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ये 5 हाइड्रोजन्स हैं। अब हम यहाँ पर 4 करेंगे इसको, और 4 कैसे किया जाएगा, तो we will write 2 before water molecule। 2 हमने लिख दिया। अब हम दोबारा से गिनती करते हैं, 5 हाइड्रोजन्स प्लस 2 2s are 4 हाइड्रोजन्स एंड इक्वल टू 9 हाइड्रोजन्स। टोटल इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, 9। यहाँ पर देखिए 3 3s are 9, so there are 9 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन की तादाद दोनों तरफ बराबर है या नहीं, तो हम देखते हैं 5 3s are 15 oxygen atoms and 2 1s are 2 oxygen atoms,
There are 17 oxygen atoms on left hand side on reactant side. अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 4s are 12 oxygen atoms in phosphoric acid, while there are 5 oxygen atoms in nitric oxide. 12 plus 5 is equal to 17 oxygens. और ये तो हमें पहले से पता था कि there are 3 phosphorus and there are 3 phosphorus atoms. There are 5 nitrogen atoms and there are 5 nitrogen atoms. Since all these atoms are now balanced, hence our problem is solved and we have done this equation. So hope you understand the method of balancing of redox reactions by oxidation number change method. कोई भी आपको अगर इस तरह का इक्वेशन दे दिया जाए तो you can do it easily. I hope you have understand this kind of example और method. तो इस method को इस्तेमाल करके आप लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू वेरी मच.